आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो और परफॉर्मेंस रेशियो, तीनों ही सेम रेशियो होता है। कुछ लोग एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं, कुछ लोग टर्नओवर रेशियो और कुछ लोग परफॉर्मेंस रेशियो। ये तीनों रेशियो के बारे में हम जानेंगे। तो एक्टिविटी रेशियो से क्या पता चलता है? इस रेशियो से बिजनेस के रिसोर्स की क्षमता यानी इफिशियंसी का पता चलता है। इसे ये पता चलता है जो बिजनेस में रिसोर्स है उसके कितना यूटिलाइज हो रहा है, ठीक से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका मैनेजमेंट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बिजनेस में जितने भी रिसोर्सेज है, जितना भी एसेट्स वगैरह है, उसका ठीक से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, ठीक से यूज हो रहा है कि नहीं, उसका इफिशियंसी कितना है, इस रेशियो से ये पता चलता है कि उसके इफिशियंसी का पूरा यूज किया गया है कि नहीं किया गया है। मतलब बिजनेस के रिसोर्सेज के इफिशियंसी का कितना % इस्तेमाल हुआ है, इस रेशियो से पता चलता है। देखिए, इस रेशियो को टाइम्स में लिखा जाएगा। मतलब टर्नओवर रेशियो को किस में लिखेंगे हम लोग? टाइम्स में। जो इसका आंसर लिखा जाएगा वो हमेशा टाइम्स में लिखा जाएगा, जैसे कि 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, इस तरह से हम लोग टाइम्स में लिखेंगे। इसके पहले हम लोग इज टू में लिखते थे, लिक्विडिटी रेशियो में हम लोग इज टू में लिखते थे, लेकिन इसको किस में हम लोग लिखेंगे? टाइम्स में लिखेंगे। ठीक, उसके बाद में कह रहा है यह रेशियो जितना अधिक होगा, यह रेशियो जितना अधिक होगा, इसका मतलब बिजनेस के रिसोर्स का ठीक से यूज हुआ है। इसके कहने का मतलब है कि अगर यह रेशियो जितना ज्यादा होता है तो इसका मतलब है कि बिजनेस का रिसोर्स का ठीक से इस्तेमाल किया गया है। जितना रेशियो ज्यादा होगा इसका मतलब बिजनेस के रिसोर्स का ठीक से इस्तेमाल किया गया है। चलिए अब इसके टाइप्स देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स में इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो चाहे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, पहला हो जाएगा आपको। दूसरा आता है डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो। उसके बाद में क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। एक बार ध्यान रखिएगा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला अलग होता है, वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला अलग होता है और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अलग है। तीनों में कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना है। वर्किंग कैपिटल अलग है, वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल अलग है, वर्किंग कैपिटल रेशियो अलग है, वर्किंग वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ये अलग है, जो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब पढ़ रहे, उसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करेंट एसेट टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। मतलब कलेक्शन पीरियड हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम लोग यही इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो इसके टाइप्स है, तो आपको एक ट्रिक बताएंगे कि बिना याद किए आप कैसे फॉर्मूला को अपने दिमाग में रख सकते हैं और कैसे आप एग्जाम में लिख सकते हैं। आपको याद करना नहीं है, बस ट्रिक सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ ट्रिक ध्यान में रखना है और उसी ट्रिक के माध्यम से एग्जाम में आपको बिना रटे फॉर्मूला और बिना याद किए फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन बना करके आना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं। अब एक एक करके जितना भी फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, जितना भी उसके टाइप्स पढ़े थे स्टॉक टर्नओवर रेशियो में, टर्नओवर रेशियो में, और सबको बारी बारी से हम लोग एक एक करके फॉर्मूला के साथ में समझेंगे। फॉर्मूला याद नहीं करना, बस ट्रिक से याद रखना है। फॉर्मूला याद नहीं करना, सिर्फ ट्रिक से आपको याद रखना है। अब एक एक करके हम लोग डिटेल्स में उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर इस पे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो देखिए ट्रिक से कैसे याद रखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो से एक चीज तो जाहिर हो गया कि टर्नओवर इसमें है, तो टर्नओवर का मतलब क्या होगा? सेल। यहाँ पे हम लिखे हुए हैं टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल। तो जहां पे टर्नओवर होगा इसका मतलब समझिएगा कि वो सेल का बात कर रहा है। तो सबसे पहले सभी क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? सेल ऊपर रखेंगे, जहां पे टर्नओवर लिखेगा वहां पे सेल ऊपर। तो टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल। तो लिख दिए सेल ऊपर। सेल का मतलब कौन सा सेल? नेट सेल। अगर रिटर्न है तो उसको माइनस कर दीजिए, नेट सेल। और कौन से रेशियो पूछा है? फिक्स एसेट्स टर्नओवर। नहीं, तो फिक्स एसेट्स पहले है तो इसको लिख दिए नीचे, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स। समझ गए? मतलब टर्नओवर रहेगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल। और बटन में क्या रहेगा? जो रेशियो पूछेगा उसी का नाम रहेगा। जैसे यहाँ पे पूछा फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो हम फिक्स एसेट्स नीचे लिख दिए। ऊपर क्या लिखेंगे? सेल और नीचे फिक्स एसेट्स। ठीक है, इसके बाद में जो इसके कैलकुलेशन करने के बाद में आंसर आएगा उसको किस में लिखेंगे हम लोग? टाइम्स में लिखेंगे। समझ में आ गया? और देखिए करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो शॉर्टकट में लिख दिया है TOR। तो करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो करेंट एसेट टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर का मतलब सेल, तो फिर इसमें भी लिखिए सेल बाटा करेंट एसेट्स टर्नओवर पूछा है ना, करेंट एसेट्स, तो करेंट एसेट्स नीचे लिख दीजिए। करेंट एसेट्स को हम लोग CA लिख सकते हैं, करेंट एसेट्स को हम लोग CA लिख सकते हैं।
और सेल जहां जहां लिखा गया ना, इस सब का मतलब होता है नेट सेल। इसका मतलब हो जाएगा नेट फिक्स एसेट्स। नेट फिक्स एसेट्स का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि फिक्स एसेट्स में से डेप्रिसिएशन घटाने के बाद में जो एसेट्स आएगा उसको हम लोग बोलते हैं नेट फिक्स एसेट्स। नेट फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होगा? फिक्स एसेट्स में से डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो आएगा उसको नेट फिक्स एसेट्स बोलते हैं। और नेट सेल समझ गए, सेल में से रिटर्न माइनस करने के बाद। और करेंट एसेट्स पूछा था तो करेंट एसेट्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे? सेल। सेल बाटा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर पूछा है ना, तो वर्किंग कैपिटल नीचे लिखा जाएगा, तो लिख देंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को हम शॉर्टकट में WC लिख सकते हैं, वर्किंग कैपिटल। शॉर्टकट में क्या लिख देंगे हम लोग? वर्किंग कैपिटल को WC लिख सकते हैं, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर वर्किंग कैपिटल में नहीं पता हो तो करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। ये हम लिक्विडिटी रेशियो में पूछे थे, पढ़े थे। करेंट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो फॉर्मूला हमको याद रखना है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। उसके बाद में पूछा गया स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो को शॉर्टकट में हम लिखे फिर यहाँ पे, तो स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। स्टॉक पूछे चाहे इन्वेंट्री पूछे, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होगा। तो ऐसे हम लोग लिख दिए COGS, COGS बाई एवरेज स्टॉक। अब यहाँ पे COGS क्यों लिखे? क्योंकि जो स्टॉक होता है वो तो बेचाया नहीं ना है, वो तो उसको कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते हैं, तो इसीलिए हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब उसको बनाने में जितना खर्च आता है उस पर हम लोग रखे हुए हैं, ठीक है। और सेल होता तब जाकर हम लोग सेल लिख सकते हैं, यहाँ पे सेल तो होता नहीं है। जब स्टॉक सेल हो जाएगा तो फिर क्या होना, बात क्या स्टॉक हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक क्यों लिखे? क्योंकि आप जानते हैं कि ये फाइनल अकाउंट जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें दो तरह का स्टॉक होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब कंफ्यूजन यहाँ पे था कि कौन से स्टॉक को नीचे रखा जाए, ओपनिंग का रखा जाए कि क्लोजिंग का रखा जाए। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ओपनिंग स्टॉक को और क्लोजिंग स्टॉक को दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिया गया, तो उससे क्या निकलता है? एवरेज स्टॉक। जैसे देखिए यहाँ पे एवरेज स्टॉक इसमें है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, और दोनों करने से जो हमें निकलेगा वो क्या मिलेगा? एवरेज स्टॉक। तो फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? एवरेज स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2 हो गया एवरेज स्टॉक। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। लेकिन अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा आपको कि नेट सेल नहीं देगा और COGS दे देगा। तो जब नेट सेल नहीं दे करके COGS देगा तो आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे जैसे फॉर्मूला है तो सेल की जगह पर क्या हो जाएगा? COGS। यहाँ पे आप कर दीजिएगा COGS। और COGS दिया होगा तो सेल का मतलब क्या लिखेगा? COGS। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? COGS, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? COGS, मतलब सेल रहेगा तो सेल लिखेंगे, और सेल नहीं देगा COGS दिया होगा क्वेश्चन में तो हम लोग COGS लिख देंगे, ठीक। बाकी ये सब तो सेम है, और यहाँ पे COGS से रहेगा हमेशा, सेल कभी नहीं यहाँ पे आ सकता है। हम लोग एवरेज स्टॉक को बाद में पढ़ेंगे, COGS का फॉर्मूला। और COGS हमें निकालना होगा तो COGS इक्वल टू हो जाएगा सेल, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? COGS मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला आता है डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो, तो डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आता है नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल बटा एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। देखिए अब दिक्कत ये है कि नेट क्रेडिट सेल का मतलब क्या हुआ और क्यों आएगा यहाँ पे? क्योंकि नेट क्रेडिट सेल क्यों लिखेंगे हम लोग? जब डेटर जो होता है ना, उधार सामान बेचने से, उधार गुड्स बेचने से ही क्रिएट होता है। तो जब हम किसी को उधार गुड्स बेचेंगे तभी ना हमारे लिए डेटर बनेगा। जब हम कैश बेचेंगे तो डेटर किस बात का होगा? तो डेटर होगा ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि कैश सेल होगा ना। तो जब कैश सेल बेचेंगे तो हमारा डेटर क्रिएट नहीं होगा, जब उधार बेचेंगे तब जाकर के हमारा डेटर क्रिएट होगा। इसीलिए हम लोग नेट क्रेडिट सेल लिखे। इसलिए हम क्या लिखे? क्रेडिट सेल। और क्रेडिट सेल में नेट क्यों लगाएगा? क्योंकि कुछ सामान क्या होता है, रिटर्न भी आता है। अगर हम कोई गुड्स को बेच रहे हैं तो उसमें से सेल रिटर्न भी आ सकता है, तो जो रिटर्न अगर आएगा तो उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब कि सेल जो किए हैं, मान लीजिए 100 रुपए का सेल किए उधार, इसमें से 20 रुपए हमको रिटर्न आ गया, तो कितना हम गुड्स बेचे? हम 80 रुपए का मान जाएगा सेल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेट क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा? 80 रुपए मान लिया जाएगा। समझ में आ गया? तो जितना आप गुड्स बेचे हैं उधार पर, रिटर्न घटाने के बाद में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेट क्रेडिट सेल।
और उसके बाद में क्या लिखेंगे हम लोग, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। लो अब एवरेज अकाउंट रिसीवेबल क्यों लिखेंगे, एवरेज डेटर लिखना चाहिए, तो अकाउंट रिसीवेबल क्यों, क्योंकि हम लोग डेटर का मतलब समझते हैं कि कस्टमर को उधार माल बेचा के वो हो गया हमारे डेटर। लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जिनके ऊपर हम लोग बिल लिख देते हैं, जिनके ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, बिल, बिल सब एक्सचेंज समझते हैं ना, तो बिल लिख देते हैं, तो वो भी हमारे डेटर में ही आते हैं। तो डेटर को, ओरिजिनल डेटर को और बीआर को दोनों को मिलाकर हम लोग ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे, अकाउंट रिसीवेबल, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कर दिए। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इसका मतलब देखिए इसमें बीआर और डेटर, डेटर दोनों आ जाएगा, ठीक है। अब एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इक्वल टू हो जाएगा ओपनिंग डेटर, क्या हो जाएगा, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2। उसके बाद प्लस कर देंगे ओपनिंग बी आर क्लोजिंग बी आर डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। और यहाँ पे बी आर का मतलब होता है बिल रिसीवेबल, इसका मतलब बिल रिसीवेबल, ओपनिंग बिल रिसीवेबल क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, ठीक है। अभी दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे और 2 से भागा कर देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे तो 2 से भागा कर देंगे, और उसके बाद में हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब इसके लिए अगर आप मैथमेटिक्स पढ़े हो 10th में तो आप जानते हो कॉमन लेना नहीं, तो हमारे लिए हमको जोड़ना ही है, हम ऐसे जोड़ सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग डेटर, डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर प्लस ओपनिंग बी आर, ओपनिंग बी आर प्लस क्लोजिंग बी आर डिवाइड बाई, अभी दोनों में ही 2 है, तो दोनों में 2 है तो क्या कर लेंगे हम लोग, दोनों के बाद हम एक और ले लेंगे, क्योंकि दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कहने का मतलब है ये 2 के मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा एलसीएम। अगर हम बाटा का जोड़ करते हैं तो क्या होता है, 2 का एलसीएम 2 ही ना आएगा, तो हम लोग क्या करें यहाँ पे 2 ले लीजिए, ठीक है। ये बाटा का जोड़ बराबर हो गया ओपनिंग डेटा प्लस क्लोजिंग डेटा, ओपनिंग बी आर प्लस क्लोजिंग बी आर। अब दोनों को बनाएंगे तो क्या होता है, बाटा का जोड़ जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम कितना रहेगा 2, तो हम लोग क्या करेंगे ओपनिंग डेटा प्लस क्लोजिंग डेटा, ओपनिंग बी आर प्लस क्लोजिंग बी आर डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया शॉर्टकट तरीका। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एगो बी आर देगा, एगो बी आर देगा, नहीं तो एगो डेटर देगा, मतलब कहने का मतलब है कि आपको ओपनिंग डेटा दे देगा, क्लोजिंग डेटा दे देगा, और इसमें से एक कोई बी आर दे देगा, ये ओपनिंग दे देगा नहीं तो क्लोजिंग दे देगा। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको आप बता रहे हैं। अच्छा दूसरा हो सकता है कि दोनों बी आर दे दे, इसमें से एक डेटा दे दे, तो उसके लिए देखिए ध्यान रखिएगा, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग डेटर अगर होगा तो ओपनिंग डेटर लिख देंगे, क्लोजिंग डेटर होगा तो क्लोजिंग डेटर भी दिखाया जाएगा, ठीक, डिवाइड बाई 2। और जो सिंगल होगा, जो अकेले होगा ना, उसको हम लोग लास्ट में जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए बी आर एगो दिया हुआ है तो एगो बी आर को बाद दिखा लेगा, ओपनिंग बी आर क्लोजिंग बी आर होगा क्लोजिंग बी आर, हालांकि एगो रहेगा तो ओपनिंग क्लोजिंग से कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधी बात है कि लास्ट में जोड़ दिया जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा लास्ट में बी आर जोड़ दीजिएगा। अच्छा अगर मान लीजिए डेटा दे दिया हो, एगो डेटा दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे ओपनिंग बी आर प्लस क्लोजिंग बी आर डिवाइड बाई 2 प्लस जो डेटर दिया होगा उसको अलग से जोड़ दीजिए, मतलब समझ गए ना, जो अकेले रहेगा उसको साइड में जोड़ दिया जाएगा, और जो 2 रहेगा उसको जोड़ करके, जो जोड़ा रहेगा उसको जोड़ कर 2 से भागा कर दिया जाएगा, और जो अकेले रहेगा वो साइड में जोड़ दिया जाएगा, ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, तो जस्ट डेटर के जैसा सेम टू सेम डेटर अगर याद हो गया आपको, बिल्कुल वैसा ही कि वैसा ही है क्या, क्रेडिटर, बस आपको डेटर के जगह पर क्रेडिटर कर देना है। देखिए वैसा ही हम किए हैं, डेटर जहां जहां होगा ना वहां वहां हम क्या कर देंगे, क्रेडिटर कर देंगे। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एकदम आसान है, एक क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो हम लिखे थे क्या, डेटर टर्नओवर रेशियो के पहले, अब लिख दिए क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, उसी में हम मॉडिफाई कर दे रहे, एडिट कर दिए। अब यहाँ पे हो गया नेट क्रेडिट परचेज। अब नेट क्रेडिट परचेज क्यों होगा, क्योंकि जब हम किसी को उधार सामान किसी से हम खरीदेंगे तभी नहीं जाके हमारा क्रेडिट क्रिएट होगा, ठीक है। और उधार सामान खरीदे और उसमें से कुछ वापस कर दिए तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो इसीलिए नेट क्रेडिट परचेज बटा एवरेज अकाउंट पेएबल, बटा क्या हो जाएगा, एवरेज अकाउंट पेएबल, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का। उसके बाद आता है एवरेज अकाउंट पेएबल,
एवरेज अकाउंट पेएबल अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइड बाई 2, मतलब ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर को जोड़ करके 2 से भागा कर देंगे। फिर प्लस में आता है ओपनिंग बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेएबल, बीपी का मतलब बिल्स पेएबल डिवाइड बाई 2। अभी दोनों ही क्या हो गया, फिर बाटा का जोड़ हो जाता है, तो बाटा का जोड़ हो जाएगा 2 और 2 का एलसीएम कितना आता है 2। तो वैसे ही हम कर देंगे ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग बीपी डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा हमारा एवरेज अकाउंट पेएबल का फॉर्मूला। पर फिर वहीं का हम देखेंगे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में सिर्फ एक बीपी दिया हो या एक डेटर दिया हो तो कैसे निकाल, क्रेडिटर दिया हो तो कैसे निकालेंगे, तो ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर, मतलब दो जोड़ा आपको चाहिए, जोड़ने के और भागा करने के लिए क्या चाहिए, दो सेम टाइप का जोड़ा चाहिए। इसे ओपनिंग क्रेडिटर हो गया, अब इसका जोड़ा क्या हो गया क्लोजिंग क्रेडिटर, तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा कर दिए, और जो अकेले सिंगल है उसको अलग से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर वैसा ही ओपनिंग बिल्स पेएबल दिया हो क्लोजिंग बिल्स पेएबल दिया हो तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस में क्या कर देंगे, क्रेडिटर को जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है कि जो हम उधार सामान बेच रहे हैं, जो कस्टमर को उधार सामान बेच रहे हैं, चाहे हम बिल रिसीवेबल को पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज कितना दिन में हमें पेमेंट मिल जाएगा, ऑन एन एवरेज कितना दिन में पेमेंट मिलता होगा, तो हम निकालेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है एवरेज डेटर प्लस एवरेज बीआर। अब एवरेज डेटर निकालना जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा एवरेज डेटर। ठीक है, तो एवरेज डेटर प्लस एवरेज बीआर फिर वही ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा, तो ओपनिंग एवरेज डेटर प्लस एवरेज बीआर डिवाइड बाई नेट क्रेडिट सेल, ये हो जाएगा हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला। इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 365 365 दिन, 365 दिन से कब मल्टीप्लाई करने होगा, जब हमको आंसर दिन में निकालना होगा, दिन में निकालना होगा, तो उसके बाद या हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 से मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब हमको आंसर महीना में निकालना होगा तब, और फिर या 52 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 52 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, जब हमें आंसर सप्ताह में निकालना होगा। तो ठीक, अभी तीनों से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तीनों में कोई एक ही यहाँ पे रखना है, ये नहीं कि तीनों में मल्टीप्लाई कर दी, या तो 365 रहेगा या 12 रहेगा या 52 रहेगा, तीनों में से कोई एक रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेप्ट कलेक्शन पीरियड हम निकाल रहे हैं, तो डेप्ट कलेक्शन पीरियड इक्वल टू होता है, डेप्ट मतलब डेप्ट मतलब सॉरी डेटर, ये डेटर है DEBTOR डेटर। ठीक है, डेटर कलेक्शन पीरियड, तो डेटर कलेक्शन पीरियड का मतलब होगा 365 365 या 12 या 52, आपको पता ही है कब कौन सा यूज करना है, 365 का दिन निकलना होगा तो 365 बटा डेटर टर्नओवर रेशियो, महीना में निकलना होगा तो 12 बटा डेटर टर्नओवर रेशियो, और वीक में निकलना होगा तो डेटर टर्नओवर रेशियो। इससे क्या निकल जाएगा हमारा डेटर कलेक्शन पीरियड। ठीक है, ये हो गया हमारा डेटर कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला। अब देखेंगे हम लोग एवरेज पेमेंट पीरियड रेशियो। अब डेटर का जितना फॉर्मूला है ना उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो क्रेडिटर का फॉर्मूला हो जाता है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस क्रेडिटर को डेटर का उल्टा कर दीजिए, क्रेडिटर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम जैसे कि एवरेज पेमेंट पीरियड रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे क्या था एवरेज डेटर, तो यहाँ पे कर दिया एवरेज क्रेडिटर, क्रेडिटर वाला में बस क्रेडिटर कर देना है और डेटर वाला में डेटर कर देना है, तो यहाँ पे एवरेज सेम टू सेम सब कुछ रहेगा, सिर्फ वर्ड चेंज करना है डेटर क्रेडिटर। तो यहाँ पे क्रेडिटर का फॉर्मूला है, तो इसीलिए एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बीपी डिवाइड बाई नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है, इंटू 365 या 12 या 52। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड क्या होगा, जब ऑन एन एवरेज कितना दिन में पेमेंट करते हैं उसके लिए 365 या 12 या 52 भागा क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो। ठीक है, क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो, और यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से लिखाया गया है, यहाँ पे अगर दिख रहा हो तो 365 किसके लिए यूज करेंगे, तो जब डेज में आंसर निकालना हो, जब डेज में निकालना हो तो 365 दिन यूज किया जाएगा, और 12 का भी यूज करेंगे जब हमको आंसर मंथ में निकालना हो, जब आंसर मंथ में निकालना हो तो 12। 52 का हम यूज करेंगे तो 52 यूज करेंगे जब हमें आंसर सप्ताह में निकालना हो। ठीक है, सप्ताह में निकालना हो तो 52 मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में आपको 3 तरह से दे सकते हैं, ये वाला जो ऊपर लिखे हुए हैं आप सोच रहे हैं क्या लिखा हुआ है,
टर्न ओवर दे सकता है, तो टर्न ओवर देगा तो भी सेल समझेंगे, तो टर्न ओवर भी दे सकता है आपको, सेल भी दे सकता है आपको, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैक्सिमम केस में आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देगा। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का भी मतलब क्या होता है, सेल ही होता है, और टर्न ओवर का भी मतलब क्या होता है, सेल ही होता है। समझ में आ गया? तो अब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा तो आपको मिस्टेक नहीं करना है। अच्छा, अब उसके बाद अगर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दे, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो अगर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, मतलब COGS। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो जाएगा COGS, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ये हो गया आपको टर्न ओवर रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, टर्न ओवर रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग कॉल से डिस्कस करेंगे, कॉल से हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जितने भी टर्न ओवर रेशियो का क्वेश्चन है वो सारा का सारा इसके बाद में बना के डाला जाएगा।